नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 3 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों काफ़ी बढ़िया इश्यूज हैं। फर्स्ट आर्टिकल मॉडल यूथ ग्राम सभा के कंसेप्ट से संबंधित है। दूसरा आर्टिकल दादा भाई नरोजी से संबंधित है और तीसरा मैरीटाइम इंडस्ट्री से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल मॉडल यूथ ग्राम सभा के बारे में है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आपने ना मॉडल यूएन का नाम सुना होगा। मॉडल यूएन क्या है? मॉडल यूएन जैसे देखो, यूएन जैसे काम करता है ना हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में, ना सिर्फ हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में बल्कि दुनिया भर के स्कूल्स और कॉलेजेस में ना यूएन की तरह मॉक यूएन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के जो बच्चे हैं वो अलग अलग देश के रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं। इस प्रकार के जो ब्लेजर वगैरह है, सूट पहन के आते हैं और वो इश्यूज को उठाते हैं, डिबेट होती है। तो यूं कह सकते हो जैसे मॉक पार्लियामेंट का कंसेप्ट है ना, उसी प्रकार से ये मॉक यूएन मान लीजिए। समझ गए? मॉडल यूएन। इससे होता यह है बच्चे सीखते हैं, दुनिया भर के इश्यूज के बारे में उन्हें पता लगता है। लेकिन राइटर बोलते हैं मॉडल यूएन से ना जो स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो ग्लोबल सिटीजनशिप सीखते हैं। सब कुछ बहुत बड़े स्केल पे होता है। लेकिन आर्टिकल की पहली लाइन हमें आईना दिखाती है। पहली लाइन बोलती है हम देखो ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, पर क्या हम लोकल सिटीजनशिप समझ रहे हैं? यही रोल है ग्राम सभा का। हम पॉलिटी में पढ़ते हैं ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा मतलब गांव में जितने भी वोटर रजिस्टर्ड है ना, उनकी सभा। जितने भी गांव में वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, अडल्ट लोग हैं, उनकी सभा को बोला जाता है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है कोई कमेटी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, एक गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स की सभा। अगर देखो आप उस गांव की वोटर लिस्ट में है तो आप ग्राम सभा के मेंबर हैं, सिंपल। अब ये आइडिया देखो इंडिया के ना डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का फाउंडेशन है, बुनियाद है। आप लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं और जनता के लिए कानून बनाते हैं। बट देखो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि ना पहले जनता ने आपको चुना, फिर आप लोकसभा में जाके कानून बना रहे हो बाकी सांसदों के साथ मिलके। जनता खुद कानून नहीं बना रही, तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन देखो जो ग्राम सभा है, ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। आप ग्राम सभा में खुद बैठे हो, आप खुद बजट पे डिस्कस कर रहे हो, आप खुद डेवलपमेंट प्लान अप्रूव करते हो। तो भारत में देखो अकेली ऐसी बॉडी है जहां पे डेमोक्रेसी इतनी डायरेक्ट है। और ये पावर आई कहां से? ये पावर आई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसी अमेंडमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दिया। और इसमें ना एक स्पेशल आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 243A, ये वाला आर्टिकल 243A। ये तो आर्टिकल 243A कहता है कि ग्राम सभा फाउंडेशन है, वो सभी पावर्स एक्सरसाइज करेगी जो स्टेट लेजिस्लेचर उसे देगी। सोचो आपका गांव ही एक विधानसभा है और आप सब एमएलए हो। देखो बातें तो अच्छी अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आर्टिकल देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है, वाई आर नॉट ग्राम सभाज आर एस्पायरेशनल। आप किसी यंग स्टूडेंट से पूछो बड़ा होकर क्या बनोगे, वो कहेगा आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पीएम बनना है, इंजीनियर बनना है। क्या कोई ये कहता है कि मुझे सरपंच बनना है या मुझे अपने ग्राम सभा का लीडर बनना है? बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ना ये मिसिंग है। हमें लोकसभा राज्यसभा पढ़ाया जाता है, हमें यूएन पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें पंचायती राज के डिटेल्स उस प्रकार से नहीं दी जाती जैसे लोकसभा राज्यसभा की दी जाती है। जबकि देखो ये तो एक जिंदा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, मतलब जिंदा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ग्राम सभा। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्ट बन के रह गया है। और प्रॉब्लम देखो सिर्फ करिकुलम की नहीं है। आप ग्राम सभा का इंप्लीमेंटेशन देखोगे ना, लोग आते ही नहीं है ग्राम सभा की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। जितने मिनिमम प्रेजेंस होनी चाहिए कोरम के लिए, वो पूरा ही नहीं होता। मीटिंग्स बस कागजों पे होती हैं। और एलीट लोग ना ग्राम सभा को कैप्चर कर लेते हैं। कुछ दबंग लोग, पावरफुल फैमिलीज ही सारे डिसीजन ले लेते हैं गांव में, ग्राम सभा में। और हम अक्सर देखते हैं सरपंच पति वाला कंसेप्ट देखने को मिलता है। मतलब महिला सरपंच चुनी जाती हैं बट काम उनका पति करता है। और गांव वालों को ना अपनी पावर्स के बारे में, ग्राम सभा की पावर्स के बारे में पता ही नहीं होता।
उन्हें लगता है कि सब सेम है, सरपंच सेक्रेटरी सब कुछ है, बाकी लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें ये लगता है। कई बार ऑफिशियल्स खुद ग्राम सभा को बाईपास कर देते हैं। लेकिन देखो हमारे पास ना संविधान में ये ग्राम सभा जो है ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, और हम लेकिन इस ब्रह्मास्त्र को ना चलाना नहीं जानते, ये दिक्कत है। जब देखो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना, तो सॉल्यूशन भी राइटर बोलते हैं फिर रूट लेवल से निकल के आना चाहिए, ग्रास रूट लेवल से। और यही विजन है मॉडल यूथ ग्राम सभा। मॉडल यूथ ग्राम सभा, मॉडल यूथ ग्राम सभा, जैसे मॉडल यूएन है ना, वैसे ही मॉडल यूथ ग्राम सभा। ये जो कंसेप्ट है ना मॉडल यूथ ग्राम सभा का, 2025 में लॉन्च किया गया। और ये कोई एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है काफी सारी मिनिस्ट्रीज का। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और एस्पायरेशनल भारत कोलैबोरेटिव, मतलब एक थिंक टैंक है एस्पायरेशनल भारत कोलैबोरेटिव। तो ये सब मिलके इस इनिशिएटिव को लॉन्च कर रहे हैं, मॉडल यूथ ग्राम सभा। और लॉन्च हो भी गया है 3-4 दिन पहले, 30 अक्टूबर 2025 को ये लॉन्च किया गया। ये क्या होगा, जैसे देखो मॉडल यूएन है ना, उसी प्रकार से मॉडल यूथ ग्राम सभा ये एक सिमुलेशन एक्सरसाइज होगी। स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग रोल प्ले करेंगे, एक नाटक की तरह होगा, एक प्ले की तरह होगा। जैसे मॉक पार्लियामेंट है ना, मॉक यूएन है, उसी प्रकार से ये जो मॉडल यूथ ग्राम सभा है आयोजित किया जाएगा। कोई स्टूडेंट सरपंच बनेगा, कोई वार्ड मेंबर बनेगा, कोई हेल्थ वर्कर बनेगा जैसे आशा वर्कर होता है, कोई इंजीनियर बनेगा, और फिर ये सब मिलकर रियल ग्राम सभा की तरह मीटिंग करेंगे। और मीटिंग के दौरान देखो गांव के बजट पर चर्चा करेंगे, गांव का डेवलपमेंट प्लान कैसे होना चाहिए इस पे चर्चा होगी। और ये सिर्फ एक्टिंग नहीं होगी, मतलब प्रॉपर टीचर्स को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो स्टूडेंट से इस प्रकार का प्ले करवाएं। स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट और प्राइजेस भी मिलेंगे। तो ये जो मॉडल यूथ ग्राम सभा है ना, इसका गोल क्या है? गोल देखो ये है, स्कूलों में ना सिविक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सिर्फ किताबों में सिविक्स बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब जिंदा जीना है, मतलब उस सिविक्स को जीना है क्लासों में। जब आप सिर्फ देखो पढ़ते हो ना तो शायद उतनी चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठती, लेकिन जब आप खुद सरपंच बनकर डिबेट करते हो तो आपका जो लाइव एक्सपीरियंस है ना वो जिंदगी भर आपको याद रहता है, आप उस प्रोसेस को ऑन करते हो, ये राइटर बोलते हैं। और ये सिर्फ आइडिया नहीं है, धीरे धीरे इंप्लीमेंट होना भी स्टार्ट हो गया है। फेज 1 में ना 1000 से ज्यादा जो स्कूल है ना 28 स्टेट्स में और 8 यूटीज में, वहां पे ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है। और ये जो 1000 स्कूल्स हैं इसमें से 600 तो नवोदय स्कूल हैं, 200 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं। और देखो बल्कि देखो ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है ना जो एसटीज के लिए होते हैं, अब यहां पे इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करना वाकई में बहुत गेम चेंजर होगा। क्योंकि देखो ट्राइबल एरियाज में ना पैसा एक्ट 1996 लागू होता है। पैसा का तहत ग्राम सभा के पास में ना और भी ज्यादा पावर्स होती हैं। तो EMRS स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको ग्राम सभा की पावर्स के बारे में पता होगा, और वहां पे पैसा एक्ट इंप्लीमेंटेड है जिसमें ग्राम सभा के पास ज्यादा पावर्स है। तो सोच के देखो ये बच्चे बड़े होंगे जब, तो उनको अपनी पावर्स का कितना ज्यादा एहसास होगा। तो इसके लिए 1238 टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है और 126 जो मास्टर ट्रेनर हैं वो भी तैयार किए गए हैं। और देखो इसे ना लॉन्च करने से पहले टेस्ट किया गया है। कहां पे टेस्ट किया गया है? जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत में और EMRS अलवर राजस्थान में। एक और एग्जांपल देता है, जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुर जो कि बूंदी राजस्थान में है, यहां पे देखो 300 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इस मॉडल यूथ ग्राम सभा में। तो ये है फेज 1 और फेज 2 की भी डिटेल्स हैं। इसमें और ज्यादा नवोदय स्कूल्स और जो एकलव्य स्कूल्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा। फेज 2 का प्लान ये है कि इसे हर स्टेट रन स्कूल तक लेकर जाना। समझ गए? तो देखो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। जो मॉडल यूएन है ना वो आपको ग्लोबल इश्यूज के बारे में सेंसिटिव बनाता है, लेकिन मॉडल यूथ ग्राम सभा आपको अपने लोकल इश्यूज के बारे में सेंसिटिव बनाएगा। ये सिविक प्राइड पैदा करेगा, मतलब लोग अपने गांव पर, अपने शहर पर गर्व महसूस करेंगे। और ये सिविक्स का लेसन नहीं होगा सिर्फ। जब आप डिबेट करते हैं तो आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो, आप बजट पर नेगोशिएट करते हो तो आप नेगोशिएशन स्किल सीखते हो। जब आप अलग अलग ओपिनियंस के बीच में कॉमन ग्राउंड ढूंढते हो तो आप मतलब सहमति बनाना सीखते हो, कंसेंसस सीखते हो।
तो ये वाली स्किल्स हैं जो देखो आगे जाके ना आईएएस की तैयारी करोगे और किसी भी फील्ड में जाओगे, लीडर बनोगे, तब भी काम आएंगी। समझ गए? तो ये जो स्किल्स हैं शुरुआत में ही अगर हम बच्चों में नर्चर कर रहे हैं तो आगे जाके ये जो स्किल्स हैं ना बहुत काम आने वाली हैं, और वही मॉडल यूथ ग्राम सभा कर रहा है। तो अच्छा कंसेप्ट है, ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो दादाभाई नौरोजी से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप आर्टिकल की ना पहली लाइन देखिए, हिस्ट्री ऑफन रिवॉर्ड्स दोज हु स्पीक फॉर द वॉइसलेस। इतिहास देखो उन्हें इनाम देता है जो वॉइसलेस के लिए आवाज उठाते हैं, उनके लिए बोलते हैं। और दादाभाई नौरोजी इसका देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इनका बैकग्राउंड क्या था? देखो नौरोजी जी का जो जन्म है वो 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे में हुआ था, एक सिंपल मोडेस्ट पारसी फैमिली में। आप सोचिए देखो उस जमाने में उनकी जो शादी थी वो सिर्फ 11 साल की एज में हो गई थी, सिर्फ 11 साल की एज में। लेकिन पढ़ाई इन्होंने रोकी नहीं। वो बाद में देखो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे एल्फिंस्टोन कॉलेज में प्रोफेसर बने। बॉम्बे में काफी फेमस, काफी पुराना एल्फिंस्टोन कॉलेज है, वहां पे ये प्रोफेसर बने। और देखो ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि देखो नौरोजी पहले इंडियन प्रोफेसर थे। उन्होंने देखो उस रेशियल हायरार्की को तोड़ा जहां पे ये माना जाता था कि ये जो एकेडमिक चेयर्स हैं यानी प्रोफेसरशिप है सिर्फ यूरोपियंस के लिए है। ये उनकी देखो पर्सनल जीत नहीं थी बल्कि पूरे भारत के लिए एक सिंबॉलिक जीत थी इनका प्रोफेसर बनना। और नौरोजी ने ये देखा कि सोसाइटी में देखो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बॉम्बे में दंगे हो रहे थे यानी कम्युनल टेंशंस थी। तो इन्होंने ना 1851 में ना एक न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था रास्त गुफ्तार। ये देखो रास्त गुफ्तार मतलब ट्रूथ टेलर, सच बोलने वाला। और इस पेपर के थ्रू उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो वुमेन एजुकेशन की बात की, इन्होंने अलग अलग धर्मों में रिफॉर्म्स की बात की, इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी कैंपेन चलाया। मतलब न्यूज़पेपर में इन्होंने ना अवेयरनेस फैलाने का काम किया। वो समझ गए थे कि देश को आज़ाद करवाने से पहले ना देश के समाज को सुधारना जरूरी है। और यहां से दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल आता है दादाभाई नौरोजी से संबंधित, जिनको आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 दोनों में जोड़ सकते हो, दोनों से रिलेट कर सकते हो। ये है इनकी थ्योरी, ड्रेन थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। सिंपल शब्दों में नौरोजी ने ना पहली बार डेटा के साथ ये प्रूव किया कि ब्रिटेन इंडिया को लूट रहा है। उन्होंने कहा ब्रिटिश प्रोस्पेरिटी इंडिया की गरीबी पर टिकी हुई है। आर्टिकल कहता है उन्होंने ना मोरल और इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स दिए ये साबित करने के लिए कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं हमें लूट रहे हैं। अदरवाइज इससे पहले तो ब्रिटिशर्स कहा करते थे हम तो आपको सुधारने के लिए आए हैं, हम तो आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए आए हैं। तो इन्होंने डेटा की सहायता से साबित किया कि भैया प्रोस्पर तो तुम हो रहे हो और उसकी बदौलत हम धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। इन्होंने ये भी साबित किया कि ब्रिटेन इंडिया को कैसे लूट रहा है। मेनली इन्होंने ना 3 तरीके बताए जिनके बदौलत ब्रिटिशर्स जो हैं हमको ड्रेन कर रहे हैं, हमारी वेल्थ को लूट रहे हैं। सबसे पहले होम चार्जेस। होम चार्जेस ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो इंडिया का पैसा लंदन में जो इंडिया वाला ऑफिस था ना उसको चलाने में जाता था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरीज, उनकी पेंशन्स सब इंडिया देता था। सोचो ऑफिसर रिटायर होके इंग्लैंड में बैठता था और पेंशन इंडिया से जा रही है। तो ये पहला उन्होंने रीजन बताया कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया को लूट रहे हैं कि होम चार्जेस। फिर दूसरा इन्होंने बताया मिलिट्री एक्सपेंस। मिलिट्री एक्सपेंस मतलब ब्रिटेन देखो यूरोप में या अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है लेकिन उसका खर्चा इंडिया की जेब से जा रहा है। तो ये जो मिलिट्री एक्सपेंस है इसके थ्रू भी इन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटेन इंडिया को लूट रहा है। तीसरा है ट्रेड इम्बैलेंस। तीसरा इन्होंने बात की ट्रेड इम्बैलेंस। मैं एक बार आपको बता भी देता हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या था? होम चार्जेस, होम चार्जेस। दूसरा पॉइंट क्या था? मिलिट्री एक्सपेंस। और तीसरा पॉइंट क्या? ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस, इंडिया से रॉ मटेरियल जैसे कॉटन सस्ते में जाता था और इंग्लैंड की फैक्ट्री से वही कॉटन कपड़ा बन के महंगा इंडिया में बिकता था। सारा प्रॉफिट किसका? ब्रिटेन का। और इसकी खास बात देखो ये थी, मतलब नौरोजी की जो ये ड्रेन वेल्थ की थ्योरी थी ना, इसकी खास बात क्या थी? नौरोजी देखो कोई हवा में बात नहीं कर रहे थे।
मतलब वो प्रॉपर डेटा, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स की सहायता से ये साबित कर रहे थे कि ब्रिटेन जो है कि कैसे इंडिया को लूट रहा है। तो ये पहली बार था कि नेशनलिज्म को ना इकोनॉमिक रीजनिंग का सपोर्ट मिला। उन्होंने साबित कर दिया था कि इंडिया की गरीबी कल्चरल बैकवर्डनेस के कारण नहीं है, कि हम कल्चरली पिछड़े हुए हैं, नहीं, हम गरीब है क्योंकि आप हमें लूट रहे हो। इंडिया गरीब है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के कारण। समझ गए? इसके बाद देखो राइटर बोलते हैं कि जो नेरोजी का सफर था ना बहुत यूनिक था। बाद में नेरोजी ब्रिटेन गए, वहां पे बिजनेस किया, लेकिन वहां पे बिजनेस करने का असली मकसद था पॉलिटिकल एडवोकेसी। इंडिया में उन्होंने ना एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, वो बड़ौदा के दीवान रहे, बॉम्बे में म्युनिसिपल काउंसलर बने। तो आर्टिकल में ये कहा जाता है इन एक्सपीरियंसेस से ना उन्होंने ये देखा कि इंडिया में कैसे सिस्टमिक इनजस्टिस होता है, इंडियंस के साथ में वो बिजनेस कर ही नहीं पाते। तो ये सब एक्सपीरियंस, एक्सपोजर उन्हें मिला ना, तो इसकी बदौलत वो ब्रिटेन में जब वो गए तो वो इंडियंस के लिए राइट्स की मांग कर सके, वो ब्रिटिश सरकार को आईना दिखा सके। और अक्सर देखो जब स्वराज की बात आती है ना, स्वराज, तो हम स्वराज को या तो तिलक से जोड़ते हैं या फिर गांधी से जोड़ते हैं। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने क्लियर शब्दों में स्वराज की डिमांड की थी। कंटेक्स्ट क्या था आगे बताता हूं आपको, पूरा कंटेक्स्ट भी बताता हूं। 1906 की बात है। 1906 में कांग्रेस का सेशन था कलकत्ता में, है ना? कमेंट बॉक्स में बताइए कलकत्ता में था ना? 1906 का सेशन कोलकाता में था या फिर कुछ गलती हो तो बताना। तो उस सेशन में ना दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। उन्होंने पहली बार ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से स्वराज यानी सेल्फ रूल की मांग की थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म। और उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल अचीवमेंट जानते हो क्या था? 1892 में दादा भाई नौरोजी जो हैं वो देखो ब्रिटेन के ना हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। वो सेंट्रल फिन्सब्यूरी से लिबरल पार्टी के एमपी बने थे, और वो पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी बने थे। और एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट आपको बताता हूं। दादा भाई नौरोजी ना वो इलेक्शन बहुत कम मार्जिन से जीते थे, इसलिए उन्हें ना दादा भाई नैरो मार्जिन भी कहा जाता था। दादा भाई नैरो मार्जिन, ये एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी। देखो एक गुलाम देश का आदमी अब उनके पावर के सेंटर में बैठकर सवाल पूछ रहा था। आर्टिकल में एक बात बोली जाती है, हिज वेरी प्रेजेंस इन वेस्टमिनिस्टर चैलेंज द मोरल अथॉरिटी ऑफ द एम्पायर। यहां पे नीचे देखो, मतलब क्या है, उनकी मौजूदगी ने ही देखो एम्पायर के नैतिक आधार पर ना सवाल उठा दिया था। नौरोजी सिर्फ देखो इकोनॉमिस्ट या पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि वो पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक टीचर, मैथमेटिशियन, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट और रिफॉर्मर थे, सब कुछ। वो समझते थे कि आज़ादी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, आज़ादी के लिए नेशनल रीजनरेशन जरूरी है, मतलब पूरे राष्ट्र का पुनर्जन्म जरूरी है। इसलिए उन्होंने देखो वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ और कास्ट बैरियर्स के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका विजन एक ऐसे इंडिया का था जो मॉडर्न भी हो, जो एथिकल भी हो। और नौरोजी देखो एक ना मॉडरेट लीडर थे। वो पिटीशंस, प्रेयर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में विश्वास रखते थे। मतलब जैसे एक तरफ तो वो थे ना एक्सट्रीमिस्ट, लाल बाल पाल, गरम दल वाले नेता थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी ये मॉडरेट थे। तिलक ने ना नौरोजी का आइडिया स्वराज उठाया, लेकिन मेथड बदल लिया। मेथड मतलब स्वराज का आइडिया इन्होंने भी दिया 1906 में, तिलक ने इनका आइडिया उठाया, लेकिन उनका मेथड अलग था, वो एक्सट्रीमिस्ट थे। और इन दोनों के बाद में आए गांधी ने नौरोजी का जो मोरल आर्ग्यूमेंट था, ट्रुथ जस्टिस, वो उठाया, और नौरोजी के ट्रुथ और जस्टिस के आइडिया की सहायता से ना गांधी ने मासिस को मोबिलाइज किया, जनता को इकट्ठा कर लिया। तो नौरोजी आप कह सकते हो वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर आजादी की पूरी इमारत जो है वो खड़ी हुई। तो देखो 200 साल बाद भी हम नौरोजी को ना आज याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके उठाए सवाल आज भी जिंदा है। आज जब देखो कॉलोनियल रिपरेशंस यानी गुलामी के लिए
मुआवजे की मांग की बात होती है ना, इस इशू पे डिबेट होती है कि क्या ब्रिटेन को मुआवजा देना चाहिए इंडिया को, क्योंकि उन्होंने इंडिया को 200 साल तक गुलाम किया। शशि थरूर ने यह मुद्दा उठाया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो तब शशि थरूर भी इनकी थ्योरी का एग्जाम्पल देते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी का एग्जाम्पल देते हैं इवन शशि थरूर भी। तो दादा भाई नौरोजी का जो कंट्रीब्यूशन था ना, वो एज ए थिंकर नहीं था, वो इंडिया के पहले मोरल इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक सोए हुए देश को उसकी ताकत का एहसास दिलाया। जैसा कि आर्टिकल में बोला जाता है, उनकी कलम ने ना एक साम्राज्य हिला दिया था। उनकी निष्ठा ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी थी, इंस्पिरेशन दी थी, और उनके तर्क ने ना एक देश को आत्मविश्वास का हथियार दिया था। तो ये थी दादा भाई नौरोजी की ताकत। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, मैरीटाइम वीक से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आर्टिकल में ना शुरुआत में ये बोला जाता है कि इंडिया का जो मैरीटाइम वीक इवेंट है ना, वो हाल ही में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें हिस्सा लिया। आप पूछेंगे सर ये इवेंट तो होते रहते हैं, इसमें क्या खास बात है। राइटर बोलते हैं देखो, जब पीएम किसी सेक्टर के इवेंट में जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि सरकार उस इशू को, उस कंसेप्ट को, उस इवेंट को टॉप लेवल प्रायोरिटी दे रही है। तो मतलब यही सिग्नल था कि सरकार ना अब मैरीटाइम इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और शिपिंग जो है वो सिर्फ देखो एक बिजनेस नहीं है। शिपिंग सिर्फ पैसा कमाने का धंधा नहीं है। शिपिंग के साथ में ना स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट भी जुड़ा है। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका ना देश की सुरक्षा और स्ट्रेटेजी से ना काफ़ी डीप रिलेशन है। इसको समझने के लिए ना आप एक कोट याद रखिएगा। अल्फ्रेड महान का कोट है, महान नेवल स्ट्रेटेजिस्ट थे अल्फ्रेड महान। उन्होंने ये बोला था, Whoever commands the sea commands the trade. Whoever commands the trade of the world commands the riches of the world and consequently the world itself. मतलब समुद्र पे जिसका राज है, सीधी सी बात है, समुद्र पे जिसका राज है, समुद्र को जो इजीली कमांड करता है, नेविगेट करता है, उसका वर्ल्ड पे राज है, वर्ल्ड के ट्रेड पर राज है। क्योंकि देखो समुद्र का जो वर्ल्ड का 90% जो ट्रेड है ना, वो समुद्र के थ्रू ही होता है। अगर आपके पास में अपने जहाज नहीं है, अपने शिप्स नहीं है, तो आप पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर हो। मतलब आप स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा वीक हो। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, पर क्या हम हमेशा से इतने निर्भर थे? नहीं। आंसर है नो। जो इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री है ना, लगातार पिछले 20 सालों से ना डिक्लाइन कर रही है। हमारा जो शिपिंग सेक्टर है ना, पिछले 20 सालों से लगातार डिक्लाइन कर रहा है। आर्टिकल इसका कारण भी बताता है। एलपीजी फ्रेमवर्क, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का फ्रेमवर्क। देखो ये वैसे इकोनॉमी के लिए अच्छा था, लेकिन शिपिंग के कंटेक्स्ट में देखोगे तो एलपीजी हमारी एक गलती साबित हुई। हमने ना आइडियोलॉजी को स्ट्रेटजी पर हावी होने दिया। हमने सोचा कि मार्केट सब देख लेगा। इसी चक्कर में सरकार ने अपना जो सपोर्ट है शिपिंग इंडस्ट्री के लिए वो कमजोर कर दिया, सपोर्ट देना बंद कर दिया, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट था ना, वो डाइल्यूट हो गया। सरकार का फोकस कहां पे शिफ्ट हो गया? सरकार का फोकस शिफ्ट हो गया पोर्ट्स बनाने पर शिफ्ट हो गया। और जो मर्चेंट नेवी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, यानी सी फेरर, जो टेक्निकल काम करते हैं शिप्स पर, उनको ट्रेनिंग देने पर हमारा काम ज़्यादा शिफ्ट हो गया, पोर्ट पर ज़्यादा शिफ्ट हो गया, लेकिन शिप्स पे हमारा ध्यान नहीं रहा। समझ गए? हम ओनर बनने के बजाय हम मैन पावर सप्लायर बन गए। आर्टिकल एक एग्जांपल भी देता है SCI का, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये देखो हमारी सरकारी कंपनी है। अब एक टाइम ऐसा था जब देखो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ना दबदबा हुआ करता था, लेकिन हमने इसे डिक्लाइन होने दिया। सरकार ने ना शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्शन दी थी। जैसे देखो, फर्स्ट राइट्स टू ट्रांसपोर्ट इंडियाज ऑयल, मतलब इंडिया जो भी कच्चा तेल मंगाएगा उसे लाने का पहला हक SCI का होगा। ये पहले हुआ करता था LPG से पहले, लेकिन LPG रिफॉर्म के बाद में ना ये पॉलिसीज हमने विड्रॉ कर ली। फिर हमने सोचा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी करे, तेल लाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले सिर्फ SCI तेल लाया करती थी। सरकार ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ना स्पेशल ट्रीटमेंट देना बंद कर दिया। सरकार ने बोला अगर प्राइवेट कंपनी से सस्ता तेल मंगाया जा सकता है तो हम उससे मंगाएंगे, हम सरकारी कंपनी को खास ट्रीटमेंट क्यों देंगे।
वैसे तो देखो आपके मन में भी आया होगा कि बात तो सही है कि जहाँ से सस्ता मिलेगा वहीं से तो लाएंगे ना। लेकिन देखो दिक्कत ये है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है चाइना, वो अपनी सरकारी कंपनी COSCO, ये चाइना की सरकारी शिपिंग कंपनी है, इसको चाइना पूरा सपोर्ट करता है। यूएसए अपने जोन्स एक्ट के तहत ना अपनी डोमेस्टिक शिपिंग को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, और हमने अपनी स्ट्रेटेजिक कंपनी को ना मार्केट के भरोसे छोड़ दिया। ये दिक्कत है। तो हमारी नींद कब खुली? हमारी नींद खुलती है कोविड-19 की महामारी के बाद। कोविड में क्या हुआ था? सप्लाई चेन्स जो है पूरी तरह से बंद हो गई थी, कंटेनर शॉर्टेज हो गई, फ्री ट्रेड्स 10 गुना बढ़ गए थे एकदम से। हम क्योंकि देखो हैविली डिपेंडेंट थे विदेशी शिप्स पे, तो हमारे पास में लिवरेज ही नहीं था कि हम नेगोशिएट कर पाते। उन्होंने रेट बढ़ा दिए और हमें मजबूरी में अपना सामान मंगवाना ही था। और देखो हमें अपनी मेडिसिन भी कोविड की दूसरी जगह पे भेजनी थी ना, या फिर क्रिटिकल आइटम्स कोविड के दौरान मंगवाने थे। तो जो विदेशी शिप्स वाले हैं वो देखो पहले तो अपने देश की सुनेगा ना। मान लीजिए हम हांगकांग के शिप की सर्विसेज ले रहे थे, तो वो हांगकांग की बात सुनेंगे, चाइना की बात सुनेंगे। मान लीजिए साउथ कोरिया की शिप्स की सर्विसेज हम ले रहे थे, तो वो पहली प्रायोरिटी तो डिजास्टर के दौरान अपने देश को देंगे ना, दूसरे देश को प्रायोरिटी थोड़ी ना देंगे। ये दिक्कत भी हमने फेस की कोविड के दौरान। आप बस उनसे रिक्वेस्ट कर सकते थे, आप उनको ऑर्डर नहीं कर सकते थे। जबकि खुद इंडिया के पास शिप्स होते तो हम हमारे वाले मर्चेंट्स को बोलते कि भैया भेज दो दवाई यार, आज देश को जरूरत है आपकी। तो हमारे वाले जो शिप ओनर्स हैं वो हमारे देश की बात सुनते। समझे? तो देखो पोस्ट पेंडेमिक सरकार को समझ में आ गया कि शिपिंग एक टफ बिजनेस है और इसकी ना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। तो आर्टिकल ना 4 चीजें बताता है कब शिपिंग जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो देखो जैसे कोविड-19 जैसी महामारी आ गई, तब आपको शिपिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। वार स्टार्ट हो गया, जिस देश से आप सर्विसेज लेते थे, मतलब जिस देश की शिपिंग कंपनी से आप सर्विसेज ले रहे थे, अब उस देश का वार स्टार्ट हो गया, तो वो आपको सर्विसेज नहीं देगा, वो अपने देश को प्रायोरिटी देगा। प्रोटेक्शनिज्म, मतलब कई बार क्या होता है कि दूसरे देश ना अपने शिप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करते हैं, तब भी फिर हम दूसरे देशों पे निर्भर करते हैं शिपिंग के लिए। फिर तीसरा है रिसर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट। जब देखो चाइना जैसे देश चाइना फर्स्ट, यूएसए जैसे देश अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, तो कल को देखो ये ऐसा कोई कानून बना दे कि हमारी शिपिंग कंपनीज दूसरे देशों के ट्रेड को सर्विसेज नहीं देंगी, तो हम क्या करेंगे? आप बताओ हम क्या करेंगे? तो इसलिए एक्शन अब ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। अब सरकार चाहती है कि जो हमारी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, उसके फ्लीट की स्ट्रेंथ बढ़े। वापस एससीआई को स्ट्रोंग करने में लग गई है सरकार। तो इस मैरीटाइम वीक में ना जो हाल ही में आयोजित हुआ, मैरीटाइम जो सेशन आयोजित हुआ, इवेंट आयोजित हुआ, इसमें लाखों करोड़ों के जो इन्वेस्टमेंट थे वो अनाउंस किए गए थे मैरीटाइम इंडस्ट्री से रिलेटेड। और इसमें देखो दो जो एक्शन प्लान्स बताए गए ना, 2 एक्शन प्लान बताए गए। पहला एक्शन प्लान क्या है? पहला जो एक्शन प्लान था इसमें वो पोर्ट रिलेटेड था। पोर्ट रिलेटेड देखो हमारा जो फोकस है ना ज़्यादा से ज़्यादा आज के समय में पोर्ट्स पर है, और अच्छी चीज़ भी है। यहां देखो हम ना एक नया मॉडल अपना रहे हैं, और ये जो मॉडल है वो है लैंडलोड मॉडल। क्या है? लैंडलोड मॉडल। अब इसमें क्या होगा? लैंडलोड मॉडल में क्या होता है? जमीन सरकार की, मतलब पोर्ट सरकार का है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चैनल, ब्रेक वाटर सब कुछ सरकार बनवा के देगी, लेकिन टेनेंट होगा। टेनेंट मतलब जैसे अदानी है या फिर कोई फॉरेन कंपनी है, जो टेनेंट होगा ना, किराएदार होगा, वो चलाएगा टर्मिनल ऑपरेशंस, मतलब क्रेन लगाना, कंटेनर मैनेज करना, ये सब या तो प्राइवेट कंपनी करेगी या फॉरेन कंपनी करेगी। और प्राइवेट कंपनी जो है वो पोर्ट से आने वाले रेवेन्यू का एक हिस्सा सरकार को देगी। तो ये क्या है? ये लैंडलोड मॉडल है। और इस मॉडल ने ना हमारे देश में पोर्ट्स को काफी मजबूत बना दिया है, और उस पैसों से नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। आज देखो आप चेन्नई और कोलकाता के पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स पर कमाई हुई, उस कमाई की सहायता से अब अंडमान में भी ट्रांसशिपमेंट हब प्रोजेक्ट चल रहा है, जल्द स्टार्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये ट्रांसशिपमेंट हब प्रोजेक्ट क्या है? ट्रांसशिपमेंट हब प्रोजेक्ट, ट्रांसशिपमेंट हब जो होता है ना वो एक जंक्शन बॉक्स की तरह होता है, एक जंक्शन बॉक्स की तरह।
अभी इंडिया का सामान ना पहले कोलंबो या सिंगापुर जाता है, वहां बड़े जहाज से छोटे जहाज में लोड होता है, तो फिर वो छोटे जहाजों के थ्रू इंडियन पोर्ट्स पे आता है, क्योंकि इंडिया के जो पोर्ट्स हैं वो बड़े जहाज नहीं हैंडल कर पाते। हमारा बहुत पैसा इस प्रोसेस में चला जाता है, टाइम भी बर्बाद हो जाता है। जब देखो अंडमान में हमारा ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा ना, तो वहां पे बड़े जहाजों से छोटे जहाजों में सामान लोड होगा, तो सारा पैसा हमारे पास ही रहेगा, कंट्रोल भी हमारे पास में रहेगा। इसके अलावा पोर्ट्स को ना रोड, रेल, वाटरवे सबसे जोड़ा जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से इस पे काम चल रहा है। इवन जो इंडियन सी फेरर यानी जो हमारी टेक्निकल टीम शिप्स वगैरह पे काम करती है, इसको भी हम और बेहतर कर रहे हैं। तो ये एक्शन प्लान 1 है। इसके बाद एक्शन प्लान 2 की बात करें, लैंडलोड मॉडल हमने जान लिया, और अब एक्शन प्लान 2 की बात करें, एक और जो स्मार्ट एक्शन सरकार ले रही है वो क्या है। अभी देखो बहुत सारी जो फॉरेन शिपिंग कंपनीज है ना, वो इंडिया में शिप्स रजिस्टर करवाती हैं अपनी लोकल सब्सिडरीज के थ्रू। जैसे आपको एग्जांपल दूं, डेनमार्क की एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल XYZ मान लीजिए, डेनमार्क की एक कंपनी है XYZ। हम उसको बोलेंगे कि आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो ना आप अपने 10 जो जहाज है ना इंडियन फ्लैग के अंडर रजिस्टर करो। इससे क्या मिलेगा, अगर देखो जहाज इंडिया में रजिस्टर्ड है ना, तो क्राइसिस के समय वो सरकार उस जहाज को ये बोल सकती है कि आप हमारी बात सुनिए, इंडियन नीड्स के हिसाब से आप सर्व कीजिए। और अगर जहाज इंडिया में रजिस्टर होंगे तो उसका इंश्योरेंस भी इंडिया में होगा, उसकी क्लासिफिकेशन भी इंडिया में होगी, तो पूरा जो इकोसिस्टम है ना इंडिया में डेवलप होगा। तो ये अच्छी चीज है। तो ये भी अच्छा एक्शन है कि सरकार फॉरेन कंपनीज को बोल रही है कि अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो आप इंडियन शिप्स को, मतलब इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो एक सब्सिडरी बनवाइए और उस सब्सिडरी के तहत इंडिया में जो शिप्स आपके सर्विस दे रहे हैं ना उनको रजिस्टर करवाओ। तो सब अच्छा है, पोर्ट्स बन रहे हैं, फॉरेन शिप्स रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन आर्टिकल एक वार्निंग भी देता है, बहुत छोटे स्केल पे अभी काम हो रहा है। मतलब शिप बिल्डिंग जो होनी चाहिए ना देश में, शिप बिल्डिंग नहीं हो रही है। हम बस स्टैंड तो वर्ल्ड क्लास के बना रहे हैं, लेकिन बसेस आज भी साउथ कोरिया, चाइना और जापान से खरीद रहे हैं, ये दिक्कत है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप करने के लिए ना बहुत हैवी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, बढ़िया मैन पावर चाहिए। शिप बिल्डिंग से संबंधित एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, बहुत बढ़िया आर्टिकल था। अब वैसे शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस सरकार ने दे दिया है, लोन मिल सकता है, वो सारी चीज़ें तो सरकार ने की है, फिर भी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हमारे देश में बढ़िया से डेवलप नहीं है, ये करना पड़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये 10 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, छोटा सा, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से कई नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।